आज हमने जी रीफैक्टरिंग डिस्कस करना है। रीफैक्टरिंग क्या होती है? ये टॉपिक आपने शायद ये टर्म सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर के अंदर आपने डिस्कस की हो। जब डिज़ाइन बनता है या आर्किटेक्चर बनता है सॉफ्टवेयर का, तो उसके हवाले से डिफरेंट जो टर्म्स डिस्कस होती हैं एसडीए के अंदर, वहाँ पे इसका जिक्र आता है। ये इसलिए भी मुझे याद है कि आपके पैरेलल जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है उसको मैं एसडीए पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ये रीफैक्टरिंग की टर्म जो है वो यूज़ हो रही है। क्योंकि हमारा जो री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, री इंजीनियरिंग में हम चीज़ों को बनाते हैं, तोड़ते फोड़ते रहते हैं, मजीद इम्प्रूव करते रहते हैं। तो ये रीफैक्टरिंग उसी तरह की ही टर्म है जिसमें आप कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ों को रीशफल करते हैं, दोबारा बिल्डअप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमने इसके हवाले से देखनी है कि ये रीफैक्टरिंग क्या होती है। Developers continuously modify, enhance and adapt a software to new requirements and execution environment. जो कि डेवलपर्स हैं वो पता है कि जस्ट आपको हमेशा नया सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाते, बल्कि उनको एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस, उनकी मेंटेनेंस जो है वो भी एक अच्छा खासा काम है। बल्कि अगर आप रिसर्च का डाटा देखें इंटरनेट पे तो आपको आइडिया होगा कि तकरीबन अगर आप 3 प्रोजेक्ट्स एक कंपनी करती है तो 3 में से तकरीबन एक नया प्रोजेक्ट होता है और 2 जो हैं वो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस की इन्हेंसमेंट होती है या मॉडिफिकेशंस होती है। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशंस आपने बनाई हैं उन पे ज्यादा काम आपको करना पड़ता है, नई एप्लीकेशंस कम डेवलप होती हैं, ये रिसर्च ये कहती है। और जो डेवलपर्स हैं वो ऑब्वियसली जब एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को मॉडिफाई करते हैं, एनहांस करते हैं, मेंटेन करते हैं या मेंटेनेंस के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट तरह की चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस जो हैं वो आपको पता है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों रिक्वायरमेंट्स के बारे में हो सकती हैं। कि फंक्शनल फीचर्स जो कि क्लाइंट आपको बता रहा है वो आप उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी जो उसके रिजल्ट्स में है वो नहीं है, या उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, इस तरह के अगर, या सिक्योर नहीं है, अगर ऐसे इश्यूज हैं तो फिर भी आप सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे ताकि इस तरह की जो चेंजेस हैं वो उसके अंदर लाई जा सके। The software evolves with time and most likely it deviates from its intended design. जब बेपना चेंजेस आती हैं या डेवलपर्स करते हैं तो बाज़ का होता है कि ग्रेजुअली जो सॉफ्टवेयर है वो उसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन या आर्किटेक्चर है वो उससे हटना शुरू हो जाता है, या उससे हट जाता है जो ओरिजिनली प्रपोज किया गया था फर्स्ट टाइम। As the software further evolves, it deviates from its original design. Three important things happen to the software. और जब ये बगैर सोचे समझे चेंजेस होती हैं, बगैर किसी प्लानिंग के मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो सॉफ्टवेयर अपने आर्किटेक्चर से हटना शुरू हो जाता है जो उसका ओरिजिनल डिजाइन होता है। तो फिर 3 काम होते हैं। अगर बगैर सोचे समझे, बगैर को प्लानिंग के चेंजेस की जाएं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो 3 प्रॉब्लम्स आती हैं जी। वो प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी की, डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी के जब शुरू में सॉफ्टवेयर बनता है तो ऑब्वियसली बड़े ध्यान से बनाई जाती है तमाम चीज़ें, और जो बनाता है बंदा वो ऑब्वियसली उसका टेक्निकल पर्सन है, वो उसका रेलिवेंट पर्सन होता है, उसका डोमेन एक्सपर्ट होता है, उसको तो सारी चीज़ों का पता होता है। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ होता ये भी है कि समटाइम जो ओरिजिनल टीम है जिसने डेवलप किया होता है सॉफ्टवेयर वो वहाँ नहीं रहती, वो छोड़ के चले जाते हैं, या उनको किसी और प्रोजेक्ट पे शिफ्ट कर दिया जाता है, या किसी भी रीजन की बना पे नए लोग जो हैं, नए एक्सपर्ट्स जो हैं या टेक्निकल पर्सन वो उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर है मिसाल के तौर पे 5 साल पहले बना और 5 साल के दौरान बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं, आपको पता है बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, नए लोग ज्वाइन कर लेते हैं। जो नए लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए फिर उस सॉफ्टवेयर को समझना एक बड़ा मसला है कि सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ, उसका डिजाइन, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी कोडिंग, टेस्टिंग, हर चीज जो प्रीवियस टीम ने की थी वो टीम तो जा चुकी है, अब वो अवेलेबल नहीं है। जो नए बंदे हैं उनको फिर समझना मुश्किल हो जाएगा कि जब नई टीम के पास मेंटेनेंस के लिए पुरानी एप्लीकेशन आएगी तो वो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक काम करेंगे। ठीक है, अगर तो वो डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह कोई चीज मौजूद है तो फिर तो काम आसान हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह की टेक्निकल हेल्प अवेलेबल नहीं है तो फिर वो अपने हिसाब से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मॉडिफिकेशंस करेंगे। वो मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अपना काम तो चला लेंगे, मिसाल के तौर पे उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नया फीचर ऐड करना था वो नया फीचर ऐड कर लेंगे, लेकिन क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया नहीं है, पहले से बना हुआ है, तो हो सकता है नई चीजें, इन जो नई चेंजेस उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे उसकी बना पे वो सॉफ्टवेयर जो है वो कम्प्लेक्स होता जाए या जो ओरिजिनल उसका डिजाइन है उससे हट जाए।
तो होगा ये कि जब नए लोग काम करेंगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का इशू आ सकता है कि जैसे जैसे चेंजेस आती जाती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर जो है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पुअर होती जाएगी फिर, और एक वक्त आएगा कि उसको फिर मेंटेन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी चेंजेस उसके अंदर हो जाती हैं कि फिर आइडिया नहीं हो पाता कि जनाब इसका ओरिजिनल डिजाइन क्या था, ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा था, अब क्या शक्ल बन गई है। तो चेंजेस जो हैं तो अगर केयरफुली ना की जाएं तो फिर मसाइल ही मसाइल फर्दर जो है वो पेनिट्रेट करते हैं अगली अगली फेज के अंदर। पुअर अंडरस्टैंडिंग के अलावा डिक्रीज रिलायबिलिटी एक और इशू है। जब चेंजेस होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जिस तरह ओरिजिनली जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिस तरह वो रिलायबल था, जब नए फीचर्स उसमें डाले जाएंगे या मॉडिफिकेशंस की जाएंगी तो एन पॉसिबल है कि उन रिलायबिलिटी फीचर्स को जो है वो इग्नोर किया जाए या इग्नोर कर दे नई टीम, उन पे इतना फोकस ना करे। तो अगर ऐसी बात होना शुरू हो जाए तो फिर सॉफ्टवेयर जो नई एप्लीकेशन बनेगी, सॉरी नई नहीं, जो मॉडिफाइड एप्लीकेशन बनेगी उसके अंदर जो फीचर्स डाले जाएंगे उनकी बना पे सॉफ्टवेयर की जो रिलायबिलिटी फीचर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो चीजें हैं ये आपको पता है रिलायबिलिटी है, ये नॉन फंक्शनल फीचर है। तो इससे आपको शायद आइडिया हो रहा हो कि जो रीफैक्टरिंग का जो प्रोसेस है या चेंजेस का जो प्रोसेस है ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों एस्पेक्ट्स को मुतासर कर सकता है। लेकिन अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर कि जो रीफैक्टरिंग का प्रोसेस है ये आमतौर पे नॉन फंक्शनल फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से चेंजेस होती हैं या रिस्ट्रक्चरिंग होती है। The reliability of the software decreases as the software deviates from its original design and as documentation becomes out of date, faults are carelessly introduced into the software during maintenance. जब मेंटेनेंस होती है तो जहाँ पे चीज़ें नए फीचर्स उसमें मुतारफ कराए जाते हैं या इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वैसे वैसे नई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी या नए एरर्स भी उसके अंदर खुद ब खुद ऐड होते जाते हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रही है तो फिर एरर्स भी आते हैं। ठीक है, और जब आप अपनी एप्लीकेशन की बजाय किसी की बनाई हुई एप्लीकेशन को अगर मॉडिफाई करना शुरू कर दें तो फिर जो एरर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपने नहीं बनाई किसी और ने बनाई है, आपको उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिस तरह की अगर आपने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई हो तो उसके बारे में हो। ठीक है, तो अगर किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ उसको आपने चेंज करना है तो फिर आपको बड़ा ही केयरफुली काम करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता आप अगर कोई मिस्टेक उसमें छोड़ जाएं, आप तो अपनी तरफ से उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक रह गई तो फिर वो जो मिस्टेक है उसको ढूंढना फिर मसला होगा, इसलिए कि उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन आपको नहीं पता, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन पे आपने काम नहीं किया, उसका डिज़ाइन आपने नहीं समझा, वो सारी कहानी तो पहले की बनी हुई है, आप तो बने बनाए सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। तीसरा मसला जो होगा इस तरह के चेंजेस के बाद वो है जी इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपने अपनी मर्जी से काम करना है बगैर किसी सोचे समझे किसी चीज़ को, तो फिर उसकी जो कॉस्ट है वो उसको मेंटेन करने की वो बढ़ सकती है, इस सेंस में कि आपको पहले तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा, सारी एप्लीकेशन को ये कैसे काम कर रही है, एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, सारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी के काम में कोई गलती निकालनी हो, चीज पहले बनी हुई है, उसमें फॉल्ट ढूंढना हो, तो जब तक आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते ना हो तब तक आप उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कोई भी एग्जांपल आपको दूं कि मिसाल के तौर पे आपको पता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम जो है वो आपके जो रिसोर्सेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एल्गोरिदम ये बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे राउंड रॉबिन उनमें से एक टेक्निक थी, अगर आपको याद हो। तो राउंड रॉबिन का अगर फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिदम मौजूद है और मैं आपसे कहूं कि यार इसके अंदर फॉल्ट ढूंढो जरा कि इसमें मसला क्या है, या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस राउंड रॉबिन के, तो जब तक आपको उस राउंड रॉबिन की वर्किंग का नहीं आइडिया होगा आप उसके अंदर फॉल्ट कैसे ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने उसके अंदर कोई खामी निकालनी है तो पहले आपको उस राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, कंप्लीट उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी वर्किंग समझेंगे और फिर देखेंगे यार इसके अंदर मसला क्या है। तो इससे साबित हुआ कि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप किसी भी मसले के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही जो एक डेवलप्ड सॉफ्टवेयर का भी यही इशू है कि एक एप्लीकेशन किसी ने बनाई हुई है, पहले से बनी हुई है, आपने उसके अंदर कोई फॉल्ट ढूंढना है या उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन करनी है, तो अपग्रेडेशन करने के लिए पहले आपको उसका सारा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा कि जनाब ये ऑलरेडी कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे मैंने चेंज करनी है, तो ये नया फीचर जो है वो ऐड अप होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई रिपोर्ट आपने ऐड करनी है, सॉफ्टवेयर बना हुआ पहले ही, रिपोर्टिंग जो है वो पहले हो रही है, कुछ और रिपोर्ट्स बनी है, क्लाइंट कहता है कि यार ये रिपोर्ट मिस है, काइंडली ये भी ऐड कर दो। तो वो रिपोर्ट ऐड करने के लिए आपको पहले वो सारी कहानी समझनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर की, कि एक रिपोर्ट जनरेट करनी है आपने, मिसाल के तौर पे कि किसी भी वीक का, मिसाल के तौर पे एक सेल्स का एक सॉफ्टवेयर है और आप ये रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं क्लाइंट की मदद से। क्लाइंट आपको कहता है कि जनाब पिछले वीक के अंदर जो ऐसे मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस दिया है उनकी रिपोर्ट मेरे सामने आ जाए कि उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया मुझे और उन्होंने क्या क्या चीजें परचेज की। ठीक है, ताकि मेरे जो क्लाइंट या सबसे जो टॉप मेरे कस्टमर्स हैं, मैं उनके लिए कोई इंसेंटिव जो है वो को प्रपोज कर सकूं, या उनके साथ मैं अपने खुद ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाऊं, ताकि मेरे वो क्लाइंट्स जो मुझे ज्यादा बिजनेस देते हैं वो हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए पहले आपको वो सारी कहानी डेटाबेस देखनी पड़ेगी कि जनाब सेल्स की रिपोर्ट जो है वो कैसे जनरेट होगी, सेल्स का डाटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। सेल्स का डाटा जो है वो ऑब्वियसली क्लाइंट्स जो उसके कस्टमर्स हैं, जिनको वो सेल कर रही चीजें हो रही हैं, वो उनके साथ मुंसलिक है। जितने भी उनके कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं उनका डाटा कहाँ पे पड़ा है, सेल्स का डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, और उसके रेलिवेंट जो रेवेन्यू का डाटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ये सारी कहानी पहले पढ़ेंगे तो फिर आप ये रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब है कि जब चीज़ों को समझ के फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली जो टाइम है ये कॉस्ट इंक्रीज करता है। जहाँ अगर आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया होता तो आप 5 मिनट के अंदर ही चेंज कर देते या 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट बना देते, लेकिन अब क्योंकि आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया हुआ, आप उसको समझेंगे, समझ के फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर इज ड्यू टू, जो सॉफ्टवेयर को समझने में जो मसला होता है वो क्यों होता है जी, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेज। अगर तो कोड जो लिखा हुआ है वो समझने में मसला हो रहा है, वो बड़ा कम्प्लेक्स है, उसकी समझ ही नहीं आ रही कि जनाब कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, कौन से वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हैं, वो कोई लोकल वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, कोई जनाब क्लासेस की जो एक्सेस लेवल है वो क्या चीज़ है, वो सारी कहानी अगर तो आपको कोड की समझ नहीं आ रही तो फिर जो सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग है वो मुश्किल हो जाएगी और आप मिस्टेक करेंगे। इसके लिए एक टर्म यूज होती है स्पेगेटी कोड। स्पेगेटीज आपने खाई होंगी, ठीक है, गर्म में आम बनती हैं आपके, जैसे नूडल्स या इस तरह की चीजें हैं, वो आपस में बनने के बाद आपने देखा मिक्सअप सी हो जाती हैं, उनका वो गुच्छा सा बना होता है, एक दूसरे के अंदर वो मिक्स हुई होती हैं, उनको उनका सिरा ढूंढना बड़ा मुश्किल समटाइम हो जाता है कि जनाब ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। तो इसी रेलेवेंस से कोड, ऐसा कोड जो कि समझने में मुश्किल हो या कम्प्लेक्स हो, उसको स्पेगेटी कोड कहा जाता है। तो अगर स्पेगेटी कोड आपके हिस्से में आ गया कि जनाब इसको समझ के आपने मॉडिफाई करना है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग जो है आपके लिए, उसको समझना फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। आउट ऑफ डेट डॉक्यूमेंटेशन, समटाइम ऐसा होता है कि अब जो एप्लीकेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की मदद से आती है, कि अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ अवेलेबल है तो फिर आप कोड को समझते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ डेट या पुरानी या ऐसी ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जो कि करंट जो अपडेटेड एप्लीकेशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो फिर आप सॉफ्टवेयर को समझने में मुश्किल का शिकार होंगे। आपको पता है कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उससे पहले उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी बन जाती हैं, उसका मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन और उसकी डिज़ाइन की डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन अगर वो तमाम चीज़ें बन गई और उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, वो चेंजेस सॉफ्टवेयर के अंदर हो ही जा रही हैं, लेकिन वो चेंजेस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, या उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट नहीं किया जा रहा, डॉक्यूमेंटेशन पुरानी ही है जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर 1500 नई चेंजेस आ चुकी हैं, तो फिर इसका मतलब दोनों चीज़ें जो है आपस में कंपेयर नहीं होंगी। अगर आपने कोई फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर देखा और आप देखना चाहेंगे जनाब इसके बारे में इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहाँ मौजूद है, तो वो उसके पास ना हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो फिर आप उस चीज़ को सही तरह समझ नहीं पाएंगे और मिस्टेक्स कर सकेंगे। कोड नॉट कन्फर्मिंग टू स्टैंडर्ड्स, समटाइम कोड जो है वो डेवलपर जब हैं लिखते हैं तो वो अपनी मर्जी से उनके नाम रखते हैं चीज़ों के। आपको पता है कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके अंदर वेरिएबल्स के नाम, क्लासेस के नाम, फंक्शंस के नाम, इसके अलावा डेटाबेस के अंदर टेबल्स के नाम, या डेटाबेस के अंदर जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल्स हैं, व्यूज हैं, स्टोर प्रोसीजर हैं, या डेटाबेस का नाम है इवन, या फील्ड्स के नाम हैं, अगर ये तमाम चीज़ें कोई स्टैंडर्ड के तहत नहीं रखी गई तो फिर जो नया रीडर है उसके लिए बड़ा मसला होगा। उसको समझना जो है वो बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके लिए कि यार ये क्या चीज़ें हैं,
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता रहा हूँ कि आप कोई भी फंक्शन बनाएं और फंक्शन का नाम XYZ रख दें, जैसे रूटीन में हम करते हैं ABC या XYZ या इस तरीके से कुछ भी, तो ऐसे कोड को फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। जो नया बंदा है जो उसको मेंटेन करने लगेगा या मेंटेनेंस करने लगेगा, या आप ही मिसाल के तौर पे आपने ही उस सॉफ्टवेयर बनाया हो, ठीक है, और आपने उसके क्लासेस के फंक्शन के नाम XYZ ABC इस तरह रखे हुए हैं, तो 1-2 साल के बाद जब आप ही अपना बनाया हुआ कोड देखेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगी कि यार मैंने ये क्या लिखा था या इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है। तो अगर तो आपने उस क्लास का नाम प्रॉपर रखा होगा तो आपको उसकी इंटरनल वर्किंग जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्लास किस चीज की है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में उसका नाम ऐसे ही बगैर किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चीजों के नाम रखे हुए हैं, वेरिएबल का नाम ABC XYZ इस तरीके से रखे हुए हैं, 1 2 3 रखे हुए हैं, तो ये काम जो है ये आपके लिए ही कल को मुश्किल का बायस बनेगा, ठीक है। फिर आपको उस क्लास की इंटरनल सारी कोड पढ़ना पड़ेगा कि यार इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्लास क्या करती है। तो अगर आपने वो प्रॉपर नाम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हों नेमिंग कन्वेंशंस के लिए, तो फिर आपको कल को मसला नहीं होगा, बड़े आराम से किसी भी चीज़ को देख के आइडिया आइडिया आपको हो जाएगा ये क्लास किसकी है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर रूट एक कहीं भी कैलकुलेट हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, या GPA कैलकुलेट हो रहा है रिजल्ट कार्ड का, तो अगर आपने क्लास जो उसको कैलकुलेट करी है उसका नाम आपने XYZ रखा हुआ है, तो आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी अंदर से कि इसके अंदर क्या हो रहा है। बहुत सी क्लासेस होंगी, तो अगर आपका GPA गलत आ रहा है तो आपने उसको ठीक करना, तो फिर आपको GPA वाली क्लास ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, कि GPA कहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर आपने नाम ही इसके XYZ ABC रखे हैं तो आपको सारी क्लासेस जो हैं उनका कोड खंगालना पड़ेगा, और हो सकता है आपको पहली ही क्लास के अंदर वो कोड मिल जाए, हो सकता है बिल्कुल एंड पे मिले, तो इसका मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप खाम खा खपेंगे। लेकिन अगर आप क्लासेस का नाम GPA कैलकुलेटर रख दें उस क्लास का, तो फौरन देखते ही आइडिया हो जाएगा ये कौन सी क्लास है, और आप उसके कोड को समझते हुए उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेंगे। Therefore, there is a need to decrease the complexity of the software by improving its internal quality. मसला ये है कि जो नॉर्मली जो डेवलपर काम करते हैं वो इन चीज़ों को ज़हन में नहीं रखते, जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं कोड को लिखने के, जब वो आपको जैसे पता है कि इंडेंटेशन की जाती है कोड के अंदर, इंडेंट जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये लग रहा है कि जैसे ये लाइन है, लाइन के बाद अगर उसका पॉइंट है 3 पॉइंट, तो उसको पॉइंट को एक टैब थोड़ा सा आगे से शुरू किया गया है ताकि पता चले कि ये पॉइंट्स जो हैं ये इस हेडिंग या इस लाइन के अंडर हैं, ठीक है। और अब ये नई लाइन जो है ये फिर पीछे से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब नई लाइन या नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आपको पता है जैसे आप C या C++ के अंदर आप कोड लिखते थे, तो आमतौर पे हम ये करते थे कि एक सीधी लाइन के अंदर कोड लिखते जाते थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही कोई क्लास या फंक्शन आता है तो उसका एक नेम जो इंडेंटेशन है वो ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस के बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो एक टैब आगे शुरू करते हैं, ठीक है, एक टैब दे के, ताकि पता चले कि ये जो लाइनें हैं ये इस क्लास की बॉडी है या इसका पार्ट है, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन जो इंडेंटेशंस हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली कोड को लिखने के, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो फिर इसकी मदद से जो उसकी रीडेबिलिटी है या अंडरस्टैंडेबिलिटी है कोड की वो इम्प्रूव होती है, और जो नया बंदा है जो उसको पढ़ने वाला या उसको इम्प्लीमेंट करने वाला या उसको टेस्ट करने वाला वो आसानी से उन चीज़ों को समझ सकता है। The internal quality of software is improved by means of restructuring the software. If restructuring is performed on an object-oriented software, then it is called refactoring. अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर को रीस्ट्रक्चर करने का नाम जो है वो रीफैक्टरिंग है। Restructuring means reorganizing software to give it a different look or structure. रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इस तरीके से चेंज करें कि या तो उसकी लुक जो है उसका ओवरऑल जो उसकी अपीयरेंस है वो बदल जाए, या उसका स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन। रिस्ट्रक्चरिंग मींस रीऑर्गेनाइजिंग सॉफ्टवेयर टू गिव इट अ डिफरेंट लुक। हम देख रहे थे कि रिस्ट्रक्चरिंग क्या है या रिफैक्टरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग जो उसका अदर नेम है कि रिस्ट्रक्चरिंग में आप किसी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि उसका जो लुक है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, तभी आप उसको कहेंगे रिस्ट्रक्चर हो गया सॉफ्टवेयर। सोर्स कोड इज रिस्ट्रक्चर टू इंप्रूव सम ऑफ इट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, रीडेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी
विदाउट मॉडिफाइंग इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो रिस्ट्रक्चरिंग का काम है, इसमें आमतौर पर जो मॉडिफिकेशंस की जाती हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के या नॉन फंक्शनल फीचर्स जो हैं उनको मॉडिफाई करने का नाम रिस्ट्रक्चरिंग है। इसमें आमतौर पे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नहीं छेड़ा जाता या उनके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं की जाती। जो उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जाता है या उनको छेड़ा जाता है। और जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि रीडेबिलिटी, किसी भी एप्लीकेशन का जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी, उसको एक्सटेंसिबल, उसके मिसाल के तौर पे किसी भी एप्लीकेशन को किस हद तक एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको पता है कि जो एप्लीकेशंस हैं समटाइम आप बनाते हैं जो करंट नीड है उसके मुताबिक, लेकिन बाद फ्यूचर के अंदर क्लाइंट आपको पास आ जाता है कि जनाब इसके अंदर फलां जो मॉडिफिकेशंस है वो कर दें या फलां नए फीचर ऐड कर दें। तो फिर अगर आपकी एप्लीकेशन एक क्वालिटी एप्लीकेशन या क्वालिटी आर्किटेक्चर रखती है तो फिर नई चीज़ें जो हैं उसके अंदर डाली जा सकती हैं या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जो पुअर डिजाइन्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के, समटाइम उनके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि नए फीचर डाले जा सके। तो मजबूरन फिर ऐसे मौके पे जो एप्लीकेशन है वो नए सिरे से बनानी पड़ती है। जो पुरानी एप्लीकेशन है वो उसको एक्सटेंड करना, उसको अपग्रेड करना फिर पॉसिबल नहीं रहता। मेंटेनेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी, जनाब एप्लीकेशन जो है वो आपको पता है कि आमतौर पे अब करंट ये ट्रेंड है कि एप्लीकेशन को मॉड्यूल्स की सूरत में डेवलप किया जाता है या कंपोनेंट्स की सूरत में। ठीक है, पहले किसी भी एप्लीकेशन को, ओवरऑल एप्लीकेशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि इसके जो ब्रॉडर फंक्शनल एरियाज हैं, फंक्शनल एरियाज किसी भी एप्लीकेशन के वो कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। वो इसलिए भी कि आप सब लोग इस ऐसे सिस्टम्स का हिस्सा हैं या रहे हैं। आपको पता कि एक जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एडमिशन से लेके स्टूडेंट की डिग्री कंप्लीशन तक के जो प्रोसेसेस हैं वो उन पर मुश्तमिल होता है। अगर हम इन तमाम प्रोसेसेस को जरा कैटेगराइज करें और देखें कि किन किन बड़े फंक्शंस पे ये सिस्टम मुश्तमिल होता है तो आपको आइडिया होगा। सबसे पहले एडमिशन का हम कंपोनेंट बना सकते हैं, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का हो सकता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन, कि हर सेमेस्टर में आपको पता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और देखा जाता है कि आपको कौन से कोर्सेज एलोकेट करने हैं, वो कितने क्रेडिट आवर्स के होंगे, उनके साथ थ्योरी है, लैब है, वो सारी कहानी जो है उसके साथ अटैच होती है। और प्री रेक्विजिट उसका क्या है, क्या स्टूडेंट ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बात का ये होता है कि स्टूडेंट अगर प्री रेक्विजिट कोर्स के अंदर फेल है तो उसको जो नेक्स्ट कोर्स है वो ऑफर नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने सी में खुदा ना खास्ता कुछ स्टूडेंट फेल हो तो उसको ऊप ऑफर नहीं की जाती फिर, क्योंकि जब तक वो सी नहीं पढ़ेगा या क्लियर नहीं करेगा उसको नेक्स्ट कोर्स नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो उसका प्री रेक्विजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका जो सेशन सारी इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन होगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा और एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले आपको पता है कि अटेंडेंस का एक चेक लिस्ट होती है कि अटेंडेंस आपकी अप टू द मार्क है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उसके बाद आपकी रिजल्ट जनरेशन का काम आता है। तो ये डिफरेंट मराहल हैं, या हम कह सकते हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं या जिनसे मिलके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अगर तो आपने अपने सिस्टम को, अपने ओवरऑल एप्लीकेशन को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है तो फिर उस एप्लीकेशन को मेंटेन करना या डेवलप करना या टेस्ट करना या डिप्लॉय करना हर लिहाज से बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ों को ग्रुप किया हुआ है या उसको डिवाइड किया हुआ है छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर। तो जब छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हो चीज़ों को तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी लें तो यूनिवर्सिटी के अंदर एचआर का डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट, एडमिन का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, सीएस का डिपार्टमेंट, हर तरह से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, क्वालिटी एनहांसमेंट का डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स की सूरत में ओवरऑल यूनिवर्सिटी की वर्किंग को डिवाइड किया हुआ। ठीक है, ताकि हर एक की ज़्यादा टीम हो उसको मैनेज करना आसान हो जाए। अगर वाइस चांसलर साहब जो हैं किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को गेज करना चाहें, चेक करना चाहें तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उनको पता होगा कि फलां डिपार्टमेंट जो है उसका हेड फलां है, उसकी ये टीम है, उसका ये रोल है, उन्होंने ये काम इस दौरान करना था, तो लिहाजा वो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड को बुला के उससे अपनी रिपोर्ट जो है वो ले सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सारे काम एक ही बंदे के जिम्मे हों तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, फिर चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा।
इसी तरीके सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है कि सॉफ्टवेयर भी जब बनता है तो आपको पता है सबसे पहले डिफरेंट फेजेस के अंदर उसको बनाया जाता है। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, सारा कुछ जो है ये सारा कुछ डिफरेंट फेजेस हैं। फिर अगर सॉफ्टवेयर डेवलप भी करना है तो आपको पता है कि आप एक सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डेवलप कर लेते हैं, ताकि डिजाइन डिवाइड कर लेते हैं, ताकि उनको उनको उनका डिजाइन बनाना, उनका कोड करना, उसको टेस्ट करना, उसको डिप्लॉय करना, तमाम चीजें आसान हो जाएं। Software restructuring is informally stated as the modification of the software in order to make it easier to understand. आप सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रक्चर क्यों करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को रीफैक्टर इसलिए करते हैं कि आप उसको आसानी से समझ सकें उस सॉफ्टवेयर को। अब उस सॉफ्टवेयर को समझने का मतलब यह है कि ना सिर्फ उसकी सिर्फ कोड, बल्कि इनिशियल जो उसके फेजेस हैं वहां से स्टार्ट करके, जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी अंडरस्टैंडेबल हो, उसका डिजाइन भी अंडरस्टैंडेबल हो, उसकी कोडिंग भी अंडरस्टैंडेबल हो, उसके टेस्ट केसेस भी अंडरस्टैंडेबल हो, इवन कि जो टेस्ट केस बने हैं वो। जी मास क्या कह रहे हो? मैं एक सेकंड रिफ्रेश करके आया, मैं ना एक मसला आ रहा है हल्का सा ना कनेक्शन में। मेरे कि तुम्हारे कनेक्शन में? मेरे कनेक्शन में सर तो शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। स्क्रीन शो नहीं हो रही? तुम री लॉग इन करके देखो एक दफा। बाकी तो किसी का ये कंप्लेन नहीं है सर। माजरात का सीरियस हुआ ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए मसला हो रहा है। अच्छा, इसके कोर्सेज तो पेंडिंग हो गए, अब लगता तेज हो गया है। अच्छा जी, एक तो हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाए। दूसरा है कि इजियर टू चेंज, के चेंजेस का जो प्रोसेस है उसको एनहांस किया जाए या उसको इजी किया जा सके कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस आसानी से हो सके। क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर कम्प्लेक्स है, समझने में मुश्किल है, तो ना सिर्फ समझ नहीं आएगी तो फिर चेंज कैसे होगा? ठीक है, अगर चेंजेस हो भी जाएंगी तो फिर वो चेंजेस जो है वो मिस्टेक छोड़ जाएंगी या एरर रह जाएंगे उसके अंदर। इजियर टू अपडेट इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी एप्लीकेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन है हम उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए भी रिस्ट्रक्चर करते हैं, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो बेसिकली उसकी डिक्शनरी है किसी भी सॉफ्टवेयर की, कि अगर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है तो कोई भी नया आने वाला बंदा जो है वो टीम मेंबर वो उसके सर से ऊपर से गुजर जाएगा वो सारा कुछ कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है तो फिर किसी भी चीज को लेके चलना, उसको ऑपरेट करना, उसको डेवलप करना, चेंज करना, मेंटेन करना, टेस्ट करना, हर जो तमाम चीजें हैं वो तमाम प्रोसेसेस वो बड़े आसान हो जाएंगे। लेस वल्नरेबल टू फॉल्स व्हेन चेंजेस आर मेड इन फ्यूचर। जब चेंजेस होती हैं तो ऑब्वियसली नई चेंजेस जो हैं वो समटाइम केयरलेसली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। ठीक है, इतनी टेंशन लिए बगैर। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है, जो नया चेंज करने वाला बंदा है वो कहेगा यार सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है, सही काम कर रहा है, तो बस ठीक है, छोटी मोटी जो चेंज करनी कर देते हैं। लेकिन वो जो चेंज है समटाइम हो सकता है कि आपने किसी चीज को, किसी कोड को मॉडिफाई किया, तो मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई अहम फीचर जो है उसको आप डिस्टर्ब कर दें। जो ऑलरेडी को वर्किंग सही हो रही थी वो आपने नया फीचर तो मॉडिफाई करने के बाद डाल दिया, चेंज कर दिया, लेकिन ये ना हो कि पुराना को फीचर जो है उसको आपने डिलीट कर दिया हो या उसको खराब कर दिया हो। तो जो चेंजेस का काम है ये बड़े ही केयरफुली करने वाला होता है। वाई रिफैक्टरिंग, ओवरऑल जो रिफैक्टरिंग का काम है ये क्यों किया जाता है जी? दो रीजंस की बिना पे। A higher level goal of software restructuring is to increase the software value as explained in the following. जो रीफैक्टरिंग का काम है या रिस्ट्रक्चरिंग का किसी भी सॉफ्टवेयर को किया जाता है वो उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। और जो वैल्यू है वो दो तरह की है, एक एक्सटर्नल वैल्यू और दूसरी इंटरनल। एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर वैल्यू क्या है जी? दिस इज द वैल्यू ऑफ अ सॉफ्टवेयर एज परसीव्ड बाय द कस्टमर्स। जो कस्टमर है वो जो परसीव करता है उसके बारे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में जो उसकी थिंकिंग है वो एक्सटर्नल वैल्यू कहलाती है, क्योंकि जो क्लाइंट या कस्टमर है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है उसका सॉफ्टवेयर का। For example, a software with faults may fail to satisfy the business needs of the customers. Such software may be seen by the customers to have less value. ऐसी एप्लीकेशन जो कि किसी भी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर रही या उसके बिजनेस नीड्स को पूरा नहीं कर रही, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है उसकी वैल्यू उस क्लाइंट के नजदीक या उसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के नजदीक बहुत कम होगी या नहीं होगी या ना होने के बराबर होगी। ठीक है, और इंटरनल वैल्यू क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट सेविंग ड्यू टू थ्री फैक्टर्स।
मेंटेनेंस कॉस्ट सेविंग ड्यू टू अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर जो है उसकी इंटरनल वैल्यू क्या है कि जो इंटरनल जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के हवाले से वो कितने अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे एक अच्छा स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेंस है वो बड़ी आसान हो जाए या कम से कम पैसों के अंदर हो। दूसरा, कॉस्ट सेविंग ड्यू टू पोटेंशियल रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। आप सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर इस तरह बनाते हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज किया जा सके। और कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे बड़ी रीजन ही होती है कि उन कंपोनेंट्स को, उस सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट्स को आप रीयूज कर सकें। ठीक है, रीयूज कर सकेंगे तो उसकी बना पे आपका जो आने वाले सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने जब एक सॉफ्टवेयर को, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम और रिजल्ट जनरेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके बनाया है, तो फिर कल को अगर आपको इस तरह की और कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए आ जाए तो आप इसी एप्लीकेशन के एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को उठा के उसके अंदर एम्बेड करेंगे या इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो एप्लीकेशन आपके लिए रेडी हो जाएगी। तो आपको ये सारे ये वर्किंग है ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा वर्किंग का मतलब ये है कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसके एरर निकालते हैं, फिर टेस्टिंग जो फेज है वो पूरी करते हैं, तो फिर तब जाके एक चीज कंप्लीट होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक काम एक दफा इन तमाम मराहिल से गुजर के अच्छी तरह करके रख लिया तो नेक्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन आए तो जस्ट ये बना बनाया कोड, ये कंपोनेंट उठा के उस एप्लीकेशन के अंदर डालें और उसको चला दें बस। तो आपका ये सारे जो मराहिल हैं इनकी जो आपकी एफर्ट है, जो इसकी कॉस्ट है वो रुक जाएगी, वो आपकी खत्म हो जाएगी। इनके नेक्स्ट टाइम अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में पड़ेगा, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपने वो चीज पहले से बना के टेस्ट करके रखी हुई है। एंड कॉस्ट सेविंग ड्यू टू एक्सटेंडेड यूज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है वो आपको पता है कि आप एक सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका जो यूज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एप्लीकेशंस कोई भी बनी है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन आपने करनी है तो आप जस्ट उस कंपोनेंट को छेड़ते हैं, आपको तमाम एप्लीकेशन जो है उसको मॉडिफाई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप कंपोनेंट बना के रखे हैं, आपने मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने बनाया यूनिवर्सिटी के लिए, कंप्लीट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन गया, आपने डिप्लॉय कर दिया। कुछ अर्से बाद एक नया क्लाइंट आपके पास उसी एप्लीकेशन, उसी तरह की एप्लीकेशन के लिए आ जाए और कहे कि जनाब फलां यूनिवर्सिटी का आपने बनाया था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो आप ऐसा करें कि मुझे उसी तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन मुझे मिसाल के तौर पे उसमें एडमिशन सिस्टम नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब आपने उस चीज को कंपोनेंट्स की सूरत में डिवाइड करके डेवलप किया होगा तो नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज जो है वो दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, जस्ट आप उसमें से एडमिशन का कंपोनेंट जो है उसको एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी तमाम एप्लीकेशन उसको पकड़ा दें। तो बना बनाया एप्लीकेशन जो है वो जस्ट आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की उसके अंदर कि एक कंपोनेंट निकाल दिया और बाकी तमाम कंपोनेंट जो हैं वो अपने नए कस्टमर को डिप्लॉय कर दिए, तो नया कस्टमर जो है वो बनी बनाई एप्लीकेशन आपकी ले जाएगा और आपको कोई नया काम डेवलपमेंट का, रिव्यू का, रिक्वायरमेंट का, डिजाइन का, कोडिंग का कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। रीफैक्टरिंग एक्टिविटीज हैं जी, कि रीफैक्टरिंग जो है या रीस्ट्रक्चरिंग सॉफ्टवेयर की वो किन स्टेप से गुजर के होती है या कौन से मराहिल उसके अंदर होते हैं, किन मराहिल से गुजर के रीफैक्टरिंग का काम होता है। ये 6 के करीब मराहिल हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने पढ़ी है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के किन किन मराहिल होते हैं, कौन से मराहिल होते हैं। तो आपको पता है कि डिफरेंट जो प्रोसेस मॉडल्स हैं वो आपको बताते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन मराहिल से गुजरा जाता है। ठीक है, जो ओवरऑल जो SDLC के हैं वो आपको पता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इस तरह के हैं। लेकिन अगर आप कोई और जैसे कोई इंक्रीमेंटल मॉडल या स्पाइरल मॉडल पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनके नाम कुछ और होंगे। ठीक है, या इन फेज की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर को, एक ऑलरेडी बना हुआ सॉफ्टवेयर है उसको रीफैक्टर करना, आपने रीस्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर अप्रोच का मतलब तो सर्टन स्टेप्स जो हैं वो उनको आपको फॉलो करेंगे, तो तभी आप एक किसी भी एप्लीकेशन को एक प्रॉपर, एक अच्छे तरीके से रीफैक्टर कर पाएंगे। वो जो फेजेस हैं, वो स्टेप्स वो हैं, आइडेंटिफाई व्हाट टू फैक्टर। सबसे पहले ये देखना कि रीफैक्टर करना क्या है, पूरी एप्लीकेशन को करना है, उसके किसी पार्ट को करना है, डिटरमिन विच रीफैक्टरिंग शुड बी अप्लाइड। फिर आप जब रीफैक्टरिंग का प्रोसेस करने लगेंगे तो उससे पहले आप देखेंगे कि डिफरेंट रीफैक्टरिंग के जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या अवेलेबल है, कि कैसे आप रीफैक्टर कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन को, कौन कौन से तरीकाकार अवेलेबल हैं। Ensure that refactoring preserves the software behavior,
फिर जब आप किसी भी एप्लीकेशन को चेंज कर लेते हैं या रिफैक्टर करते हैं या रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो फिर ये देखना होता है कि जनाब ये एप्लीकेशन जो है ये जो पहले एप्लीकेशन थी और जो अब नई बनी है वो उनको कंपेयर करके देखते हैं कि क्या जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी वो तो डिस्टर्ब नहीं होगी। नए फीचर डालते डालते ये ना हो कि आपने जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसका बेड़ा गर्क कर लिया हो आपने। अप्लाई द रिफैक्टरिंग टू द चूजन एंटिटी, फिर जो भी आप टेक्निक फॉलो करने लगते हैं उसको आप अप्लाई करते हैं या कि रिफैक्टर करते हैं। फिर इवेल्युएट द इम्पैक्ट्स ऑफ द रिफैक्टरिंग, इस रिफैक्टरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग का जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ये रिफैक्टरिंग की थी या आप कर रहे हैं क्या वो अचीव हो गया। मेंटेन कंसिस्टेंसी, और फिर एंड पे जो उसकी कंसिस्टेंसी है काम की चीज़ों की और उसके जो बिहेवियर, उसके फीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसकी कंसिस्टेंसी उसको आप इंश्योर करते हैं। ये यहाँ पे डिटेल है जी इन्हीं तमाम स्टेप्स की कि कैसे कैसे ये काम होते हैं। डिफरेंट जो रिफैक्टरिंग की एक्टिविटीज़ हैं उसके जो 6 स्टेप्स हैं वो क्या चीज़ें हैं। इन दिस स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है जी, आइडेंटिफाई व्हाट टू रिफैक्टर। In this step, the program identifies what to refactor from a set of software artifacts. आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट चीजों पर मुश्तमिल है, जस्ट उसका कोडिंग पार्ट जो है वो एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा सोर्स कोड, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने रिफैक्टर करना किसको है। कोड को करना है, डॉक्यूमेंटेशन को करना है, रिक्वायरमेंट्स को करना है, किसको करना है। Having identified the top level artifact, the programmer can focus on specific portions of the chosen artifact for refactoring specific modules, functions, classes, methods and data structure. और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपने किस पार्ट को करना है, तो उसके बाद फिर उसके फर्दर उसकी इंटरनल डिटेल को देखते हैं कि उसके अंदर क्या है जिसको आपने रिफैक्टर करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी कंपोनेंट को करना है, किसी मॉड्यूल को, तो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस, क्लासेस, मेथड्स और जो उसके डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको अपने समझना है, उनको अपने रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब तक आप फॉर एग्जांपल आपने किसी सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको अपने इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको उसका जो कोड है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। खास तौर पे जो उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर किसी को याद है जी, सी के अंदर कौन से थे? माज भाग गया। अब्बास, अब्बास है। अब्बास याद है सी के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन से थे? जी सर, कंट्रोल स्ट्रक्चर याद है कौन से थे? सर समझ नहीं आ रही है आपकी। सी के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे? कंट्रोल स्ट्रक्चर सर पढ़े तो थे। क्या क्या थे भला, कौन से थे? सर इतना भी याद नहीं है, सर 4 साल हो गए, रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। किसी और बंदे को याद है? आपको याद होगा सी का जो प्रोग्राम है वो जिस तरतीब से लिखा होता है उसी तरतीब से कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता है, पढ़ता जाता है और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करता जाता है, ऐसे ही है। लेकिन आप ये ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, और वो चेंज जो है, ये ऑर्डर चेंज करने का काम जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से होता है। 2 तरह के स्ट्रक्चर नॉर्मली आप पढ़ते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर और रेपिटेशन स्ट्रक्चर। कुछ याद है किसी को? हाँ उमर बताओ कुछ। सर एक ही बंदा जवाब देने वाला था, वो भी माज। हाँ सर माज जवाब देने वाला बंदा था, वो है नहीं सर। तो तुम भी जवाब दे दो, कहो सर मेरी तरफ से जवाब है। नहीं नहीं सर, इस तरह का जवाब तो नहीं ना दूंगा मैं। तो कम से कम ये जवाब तो दे सकते हो ना कि सर मेरी तरफ से जवाब ही समझे। नहीं नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ। यार ये तो सबसे बेसिक चीज है उसकी। सर दोबारा बताइएगा क्या था। सी के अंदर, सी या सी प्लस प्लस आपने पढ़ी थी, उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे। अब तक तो यार गूगल से सर्च कर लेना था। चले सर जी, अच्छा बताया, गूगल से सर्च करता हूँ मैं। लो
कोई और बंदा किसी को याद है? लड़कियों का हाफजा काफी तेज होता है, उनको पुरानी बातें बड़ी याद रहती हैं। लड़कियों याद है कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या थे सी के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जवाब ना देने का मतलब ये है कि मैं ज्यूम करूंगा कि आपको नहीं आता। कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे नाम से जा रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो किसी भी एप्लीकेशन का कोड का स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म। और आपको याद होगा कि आप इफ देन आपने पढ़ा होगा, इफ देन एल्स पढ़ा होगा, क्या ख्याल है? ये सारी चीजें कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। इन कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से आप कंट्रोल जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है उसको आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वरना तो आपको पता है कि सी का प्रोग्राम जो है वो एक तरतीब से एग्जीक्यूट होता जाता है शुरू से एंड तक। लेकिन अगर आपने इफ अगर ऐसा है तो ये करे वरना ये करे, अगर आप इस तरह की कंडीशन लगा देते हैं उसके अंदर, तो फिर आप कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट होने का जो कंट्रोल है उसको आप अपने हाथ में ले लेते हैं, अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर कहीं पे यूज हैं, डाटा स्ट्रक्चर यूज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, ट्री है, स्टैक है, इस तरह की जो चीजें हैं, ये इस तरह के अगर आपने फीचर्स यूज किए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो उनको बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को अगर इनक्रीज करना चाहते हैं, आपका ख्याल है कि सॉफ्टवेयर चल सही रहा है लेकिन स्लो चल रहा है, जो भी आउटपुट देता है, जो भी रिपोर्ट निकालता है, जो भी रिजल्ट देता है वो स्लो निकालता है, बड़ा टाइम लगाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो लॉजिक है जो अंदर कोड लिखा गया उसको देखना पड़ेगा कि कहीं पे कोई रेपिटेशन हो रही है, कोई लूप लगी हुई है या ऐसी कोई चीज है, तो वो कहीं खाम खा लूप तो नहीं लगी हुई कहीं, कैसी लूप चलती जा रही है और जनाब 10 घंटे बाद एक रिजल्ट जनरेट हो रहा है, जबकि वही काम जो है वो 2 लाइनों के अंदर भी हो सकता है। ये भी मैंने जिक्र किया था कि एक तो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, दूसरे रेपिटेशन स्ट्रक्चर होते हैं। फिर आपने लूप्स पढ़ी थी, फॉर लूप, डू वाइल लूप और इस तरह की जो चीजें हैं ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स कहलाती, ठीक है। तो ये अब आपके जहन में रहना चाहिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ देन एल्स वगैरह जिसमें आप कंडीशन के तहत काम करते हैं, और रेपिटेशन स्ट्रक्चर जिसमें आप चीजों को रिपीट करते हैं, फॉर लूप वगैरह इस तरह की चीजें, ठीक है जी। अगर ऐसी चीजें आपने कहीं यूज की हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो फिर आप उनको केयरफुली उनको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये चीज जो है ये नेसेसरी है कि नहीं है। अगर आपने खाम खा आपको चाहिए थे 2 वेरिएबल लेकिन आपने 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, तो इसका मतलब आप खाम खा मेमोरी आपने ऑक्यूपाई की हुई है, मेमोरी ऑक्यूपाई की है तो डेफिनेटली सिस्टम आपको स्लो हो जाएगा। जितनी मेमोरी ज्यादा अवेलेबल होगी, फ्री होगी, उतनी एप्लीकेशन आपकी आराम से चलेगी और एफिशिएंटली चलेगी। The concept of code smell is applied to source code to detect where refactoring should be applied. अब इसमें एक टेक्निक यूज होती है जिसको कहते हैं कोड स्मेल। कोड स्मेल एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि जनाब रीफैक्टरिंग कहाँ पे होनी चाहिए। और ये कोड स्मेल क्या है? अ कोड स्मेल इज एनी सिम्टम इन द सोर्स कोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट पॉसिबली इंडिकेट्स अ डीपर प्रॉब्लम। ये ऐसी पॉसिबल एक कोड हो सकता है जहाँ पे आपका ख्याल है कि यहाँ पे मसला हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, उसको आप कोड स्मेल कहते हैं। ये टेक्निक है जिसमें आप थोड़ा सा ये देखते हैं कि जनाब ये कोड ऐसा है जहाँ पे मसला हो सकता है। वो कौन से एरियाज हो सकते हैं? सबसे पहले डुप्लीकेट कोड, अगर कहीं पर डुप्लीकेशन हो रही है कोड की तो ये एक बड़ी रीजन हो सकती है कि आपका जो कोड है वो क्वालिटी का कोड नहीं है, क्योंकि एक काम जो है उसके लिए आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर एक ही दफा कोड होना चाहिए। अगर एक ही काम को करने के लिए आपने बार बार 2-3 क्लासें बनाई हुई हैं जो एक ही काम कर रही हैं, तो इसका मतलब रेपिटेशन हो रही है, काम का आपने सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा डुप्लीकेट के अलावा लॉन्ग पैरामीटर लिस्ट, आपने एक फंक्शन कॉल किया उसके अंदर जनाब 15-20 पैरामीटर जो है उसको पास कर रहे हैं और 15-20 वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो ऐसा काम जो है ये आपके सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लेक्स करेगा, ये कोड को कॉम्प्लेक्स करेगा। लॉन्ग मेथड्स,
आपने कोई फंक्शन कोड ऐसा बनाया, कोई क्लास ऐसी बनाई जिसके अंदर सैकड़ों हजारों लाइनों का कोड लिख दिया और उसको समझना ही मुश्किल हो गया कि जनाब इसके अंदर मसला क्या था। माज तुम्हारे आने से पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था इनसे, तो ये जवाब नहीं दे पाए और कह रहे थे कि काश माज होता तो वो जवाब दे पाता, उसने जवाब दे देना था। सर पूछे, मेरी तरफ से आपको पता है जवाब ही है। जवाब ही है, चलो ठीक है। ये मैंने उमर से भी कहा था कि कम से कम तुम ये तो कह सकते हो सर मेरी तरफ जवाब है, तो वही जब बात तुमने कर दी है। सर लेकिन देख ले, मैंने ये नहीं था कि मेरी तरफ से जवाब है, ये बिल्कुल ही गया गुजरा माँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सर मेरा कंप्लीट होने वाला है, ये तो। ठीक है ठीक है, कैरी ऑन। सर आपको पता है इसका कजन जो है वो डेवलपर है और उसने गोली कराई है इसको, मतलब पूरा साल, मतलब उसने कहा है कि मैं बना दूंगा, एंड पे वो बना ही नहीं रहा, पैसे मांग रहा है। चलो ये काम फिर ज़ाहिर है जब अपने अपने हाथ से ना करो तो फिर मसाइल तो आएंगे, फिर अगला बंदा जो है ऐसे वो चक्कर भी देगा, सब स्टैंडर्ड चीज भी बना के देगा, तरले भी कराएगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। अच्छा जी, स्मेल कोड जो है उसके पीछे इसका एक तरीका है मैसेज चेन का। मैसेज चेन का मतलब कि आपको पता है कि जैसे हम आमतौर पर मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन की जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो हो जाती है, कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया हुआ कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा पांचवें को, इस तरह चेन बनी हुई है, तो ये चेन अगर तो मौजूद है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये कोड स्मेल जो है ये इस तरह की चीजों को चेक करता है, या कोड स्मेल की टेक्निक जो है वो इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करती है कि जनाब ये वो एरियाज हैं जहाँ पे मसले हो सकते हैं। जब आपने बहुत सारे पैरामीटर दिए हों, जब आपने डुप्लीकेट कोड लिखा हो, जब लंबे लंबे मेथड लिखे हों, जब मैसेज चेन यूज की हों, तो तब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब आप रीफैक्टर करने लगेंगे तो फिर आपने कोड को रीफैक्टर अगर करना है तो आप इन एरियाज पे फोकस करते हैं। डिटरमिन विच रीफैक्टरिंग शुड बी अप्लाइड, कौन सी रीफैक्टरिंग करनी है, फिर दूसरा मरहला ये है। in this step the program identifies which refactoring to apply to the portion of the software identified in the aforementioned first step। पहले मरहले में आपने जो एरिया सेलेक्ट किया कि इस एरिया को मैंने रीफैक्टर करना है, उसको फिर रीफैक्टर किया जाता है, या उसके लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई की जाती हैं। A subset of the entire set of refactoring must be carefully chosen because of the following reasons। आप रीफैक्टरिंग करते हुए उसके जो उसके सेट्स हैं उस कोड के या उसका जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको रीफैक्टर करते जाते हैं। क्यों? सम रीफैक्टरिंग मस्ट बी अप्लाइड टुगेदर। समटाइम आप रीफैक्टरिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको आप इकट्ठा अप्लाई करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, डिफरेंट कंपोनेंट्स पे। समटाइम आपको वो सीरियल वाइज करना पड़ता है कि जनाब एक चीज को पहले ठीक करें, फिर दूसरी को करेंगे, फिर तीसरी को करेंगे, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जैसे आप कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट के अंदर पैरेलल डेवलपमेंट करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट टीम्स जो है पैरेलल डेवलप कर रही होती हैं, तो अगर पैरेलल डेवलप हो सकती हैं तो पैरेलल रीफैक्टर भी हो सकती हैं कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आपने डेवलप करने के लिए डिफरेंट टीम्स को दिए थे उसी तरीके से आप रीफैक्टर करने के लिए भी तो वो कंपोनेंट दे सकते हैं किसी को। एक टीम को एक कंपोनेंट दिया, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, और वो इकट्ठे पैरेलल उसको कर रहे हों, रीफैक्टर कर रहे हों। ये समटाइम आपको पता है कि जब तक एक काम नहीं होगा तब दूसरा काम नहीं होगा, ठीक है। बात होता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं या वो डाटा शेयर करते हैं कि जब तक एक एप्लीकेशन एक कंपोनेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसका पता नहीं चलेगा कि उसकी आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट आएगी तो उसकी बिना पे दूसरा कंपोनेंट जब रिस्ट्रक्चर होगा या रीफैक्टर होगा कि जनाब उस इनपुट, क्योंकि दूसरा जो कंपोनेंट है वो पहले की इन आउटपुट को एज ए इनपुट लेगा, इनपुट लेके प्रोसेस करके बाद आगे फॉरवर्ड करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रीफैक्टरिंग आपने करनी कैसे है। Ensure that refactoring preserves the software behavior। आपने ये देखना है कि जनाब सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इनपुट लेता था, कैसे प्रोसेस करता था और कैसे आउटपुट देता था, और ये जो बिहेवियर है ये मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि जब आप रीफैक्टर कर रहे हैं, चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये जो ओरिजिनल बिहेवियर है ये चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर द सेम सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज द प्रोग्राम बिफोर रिफैक्टरिंग एंड आफ्टर रिफैक्टरिंग वर डिजायर टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट वैल्यूज।
कि जैसे पहले काम कर रहा था सॉफ्टवेयर, जैसे इनपुट ले रहा था आउटपुट दे रहा था, तो रीफैक्टरिंग के बाद भी वैसे ही होना चाहिए, ये आपने इंश्योर करना है। और ये इंश्योर कैसे होगा? टेस्टिंग के थ्रू, या वेरिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कॉल सीक्वेंस, या उसकी जो उसका जो फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग फीचर हैं किसी भी एप्लीकेशन के, वो और जो पहले फीचर थे उनको थोड़ा सा कंपेयर करके जनाब ये कैसे काम कर रहे हैं। टेस्टिंग जब आप करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जनाब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी और हमारी आउटपुट क्या है, उन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब टेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे पहले इनपुट हम क्या दे रहे थे और अब क्या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं आ गई, और या आउटपुट जो पहले आ रही थी अब उसके अंदर मॉडिफिकेशन तो नहीं आ गई, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर इसका मतलब आपने रीफैक्टरिंग सही नहीं की। क्योंकि रीफैक्टरिंग आपको सजेस्ट करती है कि जब भी आप रीफैक्टर करें या रीस्ट्रक्चर करें किसी भी एप्लीकेशन को, तो जो उसका ओरिजिनल बिहेवियर है एप्लीकेशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जब आप डिफरेंट चीज़ों को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करने, या फंक्शन कॉल ही आमतौर पे जो हम लेते हैं इस चीज़ को कॉल के सेंस में, तो वो जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पहले चीज़ें कॉल हो रही हैं वैसे ही बाद में होनी चाहिए। जो मॉडिफिकेशन है वो आप करें, वो बिल्कुल करें ताकि सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड हो सके, लेकिन अपग्रेड करते करते जो पहले जो उसका स्ट्रक्चर है वो उसको आपने खराब नहीं करना। अप्लाई द रिफैक्टिंग टू द चूजन एंटिटीज, जो एंटिटीज जो ऑब्जेक्ट्स जो एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं सॉफ्टवेयर के कि इनको आपने रिस्ट्रक्चर करना है, उनको आप रिस्ट्रक्चर करते हैं, उनको चेंज करते हैं ताकि जो नए फीचर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर इवेल्युएट द इम्पैक्ट्स ऑफ द रीफैक्टरिंग, जो रीफैक्टरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग आपने की है उसका इम्पैक्ट जो है उसको चेक करने के लिए आप फिर उस सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट करते हैं या एनालाइज करते हैं या चेक करते हैं। बोथ इंटरनल क्वालिटीज एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज आर इम्पैक्टेड बाय रिफैक्टरिंग। अभी हमने इंटरनल फैक्टरिंग वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू का जिक्र किया था। ठीक है, दोनों जो हैं वो एक एक्सटर्नल थी जो वैल्यू जो कि क्लाइंट के नज़दीक वैल्यू है, और इंटरनल वैल्यू जो कि डेवलपमेंट टीम के रेलिवेंट वैल्यू है। ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको आपस में कंपेयर किया जाता है और देखा जाए कि इस पे इम्पैक्ट क्या हुआ। सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल क्वालिटीज आर साइज, कंप्लेक्सिटी, कपलिंग, कोहेजन एंड टेस्टेबिलिटी। ये एग्जांपल्स हैं इसकी कि जनाब जब आप सॉफ्टवेयर को रीस्ट्रक्चर रीफैक्टर कर लेते हैं तो देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो आपने रीफैक्टर किया है वो मजीद कम्प्लेक्स तो नहीं हो गया आपकी चेंजेस के बाद। जो कपलिंग या कोहेजन है ये वैसे ही है जैसे पहले थी। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में डिपेंडेंसी जो है वो कपलिंग कहलाती है, और कपलिंग जो है वो लूज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जबकि कोहेजन क्या है? कोहेजन किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो क्लासेस फंक्शंस वगैरह हैं उनकी आपस में जो डिपेंडेंसी है वो कोहेजन कहलाती है, और ये जो कोहेजन है ये हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता आपने इसको छेड़ा है या इसको डिस्टर्ब किया है तो फिर इसका मतलब आपने जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी थी उसको भी आपने डिक्रीज कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। Similarly, some examples of external qualities are performance, reusability, maintainability, extensibility, robustness and scalability। उसके अलावा कुछ नॉन फंक्शनल फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के कि जनाब जिनको आपने टेस्ट करना है कि जनाब ये तो डिस्टर्ब नहीं हुई कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो स्केलेबल है, एक्सटेंसिबल है, या रीयूजेबिलिटी उसकी जो है वो तो डिस्टर्ब नहीं हुई, या उसको मेंटेन करना जो है वो आसान है कि नहीं है, उसको एक्सटेंड करना आसान है कि नहीं है, या मिसाल के तौर पे उसकी स्केलेबिलिटी की फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनी है उसको एक्सटेंड करना कि उसके अंदर जितने मर्जी मिसाल के तौर पे आप नए कंपोनेंट ऐड करते जाएं, नए हार्डवेयर ऐड करते जाएं, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो फिर जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक क्वालिटी एप्लीकेशन है। आमतौर पर जो वेब एप्लीकेशन हैं उनको हम कहते हैं कि ये स्केलेबल एप्लीकेशन होती हैं कि आपको जितना मर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट आपने बनाई, उस वेबसाइट को कोई बंदा एचपी के सिस्टम से चला ले, डेल के सिस्टम से चला ले, किसी भी एप्लीकेशन किसी भी वेंडर के सिस्टम से चला ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कोई बंदा फायरफॉक्स के थ्रू आपकी वेबसाइट चला रहा है, कोई क्रोम के थ्रू चला रहा है, कोई नेटस्केप के थ्रू चला रहा है, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि जनाब कौन सी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी। मिसाल के तौर पे जहाँ पे 5 बंदे यूज़ कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को, वहाँ पे 500 यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। यूज़र जो है उनको आप बढ़ा दें क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्केलेबल एप्लीकेशन है, जितना मर्जी उसको एक्सपेंड करते जाए। ये जो इवैल्यूएशन का काम है इसको एक ग्राफ है इसकी मदद से किया जाता है।
ये जो ग्राफ है ये सॉफ्ट गोल ग्राफ कहलाता है। इसको थोड़ा सा अगर ध्यान में रखा जाए तो फिर आपकी जो सॉफ्टवेयर की इवेल्युएशन है रीफैक्टरिंग की वो आसानी से हो जाती है, या उसका कंपैरिजन आसानी से हो जाता है कि एक जो एप्लीकेशन आपने रीफैक्टर की है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस ट्री को देखें तो सबसे पहले ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन का रीफैक्टरिंग के नतीजे में वो है जी हाई मेंटेनेबिलिटी, कि एप्लीकेशन जो है वो मेंटेन करना आसान हो। अब मेंटेन जो है ये तो एक बड़ा गोल सा वर्ड है या एक जेनेरिक सा वर्ड है। अब मेंटेनेबिलिटी जो है वो फर्दर दो चीजों पे मुश्तमिल है कि कोड की मेंटेनेबिलिटी या डॉक्यूमेंटेशन की मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो दो ही चीजों पे मुश्तमिल है, या तो उसका हार्ड पार्ट या उसका सॉफ्ट पार्ट। ठीक है जी, सॉफ्ट पार्ट उसका जो है वो कोड है और हार्ड पार्ट जो है उसका उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन है जो कि उस टीम को सपोर्ट करती है जो कि उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। और अभी हमने देखा था शुरू की स्लाइड्स के अंदर कि आप कोड को भी रिस्ट्रक्चर करते हैं, रिफैक्टर कर सकते हैं, या उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी कर सकते हैं। अब अगर कोड को आपने रिस्ट्रक्चर रिफैक्टर करना है तो उसको फर्दर आप देखते हैं कि कोड के अंदर आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को करना है या जो उसकी स्ट्रक्चर की क्वालिटी है उसको करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने जिक्र किया आपको कि ओवरऑल जो उसकी एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, कि वो उसकी कपलिंग, उसकी कोहेजन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके स्ट्रक्चर की तरफ आती हैं। और जो मिसाल के तौर पे उसका जो फर्दर जो उसकी मिसाल के तौर पे मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं ये उसके कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ आती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से चलते जाएं कि जनाब ये चीज़ हो गई, इसके अंदर फलां चीज़ हो गई, इसके अंदर ये चीज़ हो गई, तो अगर आप बॉटम टू टॉप जाएंगे या टॉप टू बॉटम आएंगे तो इस तरीके से आपको एक ये बेसिकली आपके लिए एक चेकलिस्ट का काम करेगा ये वाला जो सॉफ्ट गोल ग्राफ है, कि आप कैसे किन चीज़ों को स्टार्ट करते करते आप एंड तक पहुंचते हैं। ठीक है, आपने देखना कि मेरा सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है, ठीक है जी, है कि नहीं है, उसके लिए क्या दो चीज़ें हैं, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओके है, क्या उसका कोड ओके है। ये अगर दोनों ओके हैं तो फिर जी ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है। लेकिन अगर कोड ओके है तो आप ऐसे नहीं कह सकते, आपको ये दोनों कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं या जो स्ट्रक्चर हैं वो दोनों आपको देखने पड़ेंगे, क्या ये दोनों इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर उसका कोड ओके है, वरना नहीं है। लास्ट उसकी एक्टिविटी थी रीफैक्टरिंग की, मेंटेन कंसिस्टेंसी, कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसकी रिफैक्टिंग प्रोसेस की वो मिसाल के तौर पे मेंटेन है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय मैनी आर्टिफैक्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। दोज आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ये हम सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स पे मुश्तमिल हो सकती है। वो आर्टिफैक्ट्स क्या थे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है एप्लीकेशन की, उसकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, उसका सोर्स कोड या उसके टेस्ट सोर्स। ये कुछ 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, कि उसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स SRS हो सकता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उसका सॉफ्ट पार्ट यानी कि कोड हो सकता है, और जो टेस्टिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी। तो ये कुछ 4 चीज़ों पे मुश्तमिल एक सॉफ्टवेयर आमतौर पे होता है। तो अब आपने किन चीज़ों को रिफैक्टर करना है ये आपने डिसाइड करना है। इफ वन काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट इज चेंज देन इट इज इंपॉर्टेंट टू चेंज सम और ऑल द अदर आर्टिफैक्ट्स सो दैट कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड। बाज़ का होता है कि आपने पूरा एप्लीकेशन को रिफैक्टर नहीं करना, बल्कि उसका किसी एक कंपोनेंट को, किसी एक आर्टिफैक्ट को अगर चेंज करना है, रिफैक्टर करना है, तो फिर आप डेफिनेटली उसको करेंगे। ठीक है, कर लें, लेकिन करने के नतीजे में ये देखें कि क्या इस आर्टिफैक्ट को, इस पार्ट को चेंज करने के नतीजे में क्या कोई और चीज भी अपग्रेड करनी पड़ेगी कि नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अगर चेंज किया है, रिफैक्टर किया है, तो एन पॉसिबल है कि उसके नतीजे में कोडिंग में भी चेंज करना पड़े। कोडिंग है तो डेफिनेटली इससे पहले जो डिजाइन बना है वो भी चेंज होगा। डिजाइन और कोडिंग चेंज हो गए तो बाद में जो टेस्ट केसेस बने हैं, जिन्होंने उस फीचर्स को, उस कोड को चेक करना है, वो भी अपग्रेड होंगे या चेंज होंगे या रिस्ट्रक्चर होंगे। तो ये अपने जो कंसिस्टेंसी है इसको मेंटेन रखना है कि जनाब अगर कोई एक आर्टिफैक्ट या एक कंपोनेंट, एक फेज जो है वो चेंज हो रही है तो बाकी भी उसके बाद अपग्रेड हों। ठीक है जी, ये ना हो कि किसी एक चीज को अपने कोड को चेंज कर दिया जबकि डॉक्यूमेंटेशन और डिजाइन पुराना ही चल रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है जी, ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने रिफैक्टरिंग को आज डिस्कस किया है कि रिफैक्टरिंग क्या होती है। रिफैक्टरिंग बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग है किसी भी एप्लीकेशन की, जिसमें हम उसके किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसी एक आर्टिफैक्ट को या सारे को हम चेंज करते हैं। वो आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो आमतौर पे 4 होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के।
उसकी SRS, उसका डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन डॉक्यूमेंट, उसका सोर्स कोड और टेस्ट सूट उसके।